बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 102 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 103 मुलाहिजा फरमाएं। दूसरा वो मनहूस सहरा शुरू हो जाए। मैं बहरहाल ये नखलिस्तानी जंगल पार कर गया, मगर सामने निगाह पड़ते ही मैं बुरी तरह ठिठक गया। एक काफिला जंगल के करीब से गुजर कर आगे बढ़ता जा रहा था। मैं एकदम एक दरख्त के तने के अक्कम में हो गया और बगौर काफिले को तकने लगा। काफिले की सज धज और शान शौकों से कुछ ऐसा नजर आता था जैसे किसी राजा महाराजा की सवारी आ रही हो। मेरे ज़हन में एक तरकीब सूझी और मैं झाड़ियों और दरख्तों की आड़ लेता हुआ इनके मतवाजी साथ साथ आगे बढ़ने लगा और बिलाखिर आगे जाकर इनमें शामिल हो गया। हैरत की बात थी कि किसी ने मेरी जानिब तवज्जो ही नहीं दी थी, या फिर दी भी हो तो अहमियत नहीं दी हो। एक भरे पूरे काफिले की हमराही मिलते ही मेरे हौसले मजीद बुलंद होने लगे। काफिले का मैं सरसरी जायजा ले चुका था। लगभग कोई 30-40 के करीब अफराद थे। इनमें कुछ घोड़ों पर भी सवार थे, बाकी पैदल थे। घुड़सवारों के जिस्म पर मखसूस वर्दियां नजर आ रही थी। इनके कंधों पर राइफलें चल रही थीं। सबसे आगे एक हाथी था। इस पर बड़ा सा छप्पर खट रखा हुआ था। हाथी की गर्दन पर एक नीम बरहना मोटा और गंजा सा शख्स हाथ में कोई चीज पकड़े बैठा हुआ था। वो महावत था। खुदे के अंदर कौन सवार था ये मैं नहीं जान सका। प्यादा लोग आम से ही नजर आते थे, मेरी तरह गोया इधर उधर से आकर काफिले में शामिल हो गए हों। बादियों नजर में तो मुझे ये किसी महाराज का ही शाही काफिला लगता था। एक बात अलबत्ता मैंने महसूस की कि इन सब लोगों के चेहरों पर अजीब सी सोगवारी आया थी। वो खामोश और चुपचाप जाने किस तरफ चले जा रहे थे। फिर आबादी आ गई। मैं काफिले से कट गया। अब मैं एक आबादी में था। यह सब लोग अपनी वजाकत से राजस्थानी नजर आ रहे थे। गहरे रंग की धोतियां और पगड़ियां भी उन्होंने पहन रखी थीं। इनमें दुबले पतले भी थे और मोटे ताजे लहीम शहीम। रंगत इनके खाकस्तिरी थी। कई चेहरे सांवले थे। औरतें बहुत मजबूत जिस्मो जां की मालिक नजर आती थीं। बदन उनके कसे हुए थे। निचले हिस्से खासे सुबक थे। इन पर मुस्तजाद इस तरह कसकर ऊंची धोती नुमा साड़ी बांधी हुई थी कि इनके कयामत के जिस्मानी नशीबो फराज खुलकर नुमाया हो रहे थे। मेरे पास कुछ रकम थी। यहाँ भी जाहिर है भारतीय रुपया ही चलता था। मैंने एक दुकानदार से कुछ खाने पीने की अशिया खरीदी और उसी थड़े पर सस्ताने के लिए बैठ गया। दुकानदार का नाम मुझे विष्णु मालूम हुआ। एक दो और ग्राहक भी आए और आपस में तबादला ख्याल करने लगे तो मैं चौंक पड़ा। पता चला कि महाराजा सख्त बीमार था। जब दुकानदार विष्णु ग्राहकों से फारिग होकर बैठा तो मैं उसके करीब गया और पूछा, भैया क्या बात है, यहाँ सब पर सोगवारी क्यों उतारी है? वो मेरी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर बोला, क्या पूछत हो भैया, हमरा महाराजा बहुत सख्त बीमार है। बड़े बड़े डॉक्टरों, वेदों और हकीमों को दिखला चुके, परंतु मर्ज बढ़ता ही जावत है। इब भगवान से प्रार्थना ही हो सकत है। आखिर क्या बीमारी है तुम्हारे महाराजा को? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछ लिया। वो जवाबन बोला, पता नहीं, बस अटवाटी खटवाटी लिए पड़त है, जैसे शरीर में आत्मा ही ना होवे। एक हकीम की तलाश में महारानी खुद ये काफिला लेकर निकली थी। हाथी पर वही थी, परंतु हकीम नहीं मिला, वो गुजर चुका था। ओहो, वैसे मैं भी डॉक्टर हूँ, गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। कमबख्त लुटेरों ने रास्ते में इस साल को पहुंचा दिया, सब कुछ मेरा लूट कर ले गए। मेरी बात सुनकर उसने भी रवायती अंदाज में एक जरा अफसोस का इजहार किया। इसके बाद बोला, डॉक्टर हो तो अच्छा है भैया, परंतु महाराजा को तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने देख लिया। अल्लाह ने सबके हाथ में तो शिफा नहीं रखी हुई। मैं कोशिश करके देख लूंगा तो क्या हर्ज है, बात तो तेरी बुरी ना ही। वह बोला और फिर गर्दन दुकान के खोखे से जरा बाहर निकाल कर किसी को आवाज दी। एक नूमर लड़का आन धमका, ओए रामू जरा इधर ध्यान रख, मैं अभी आता हूँ। विष्णु ने इसे कहा और फिर मुझसे मुखातिब हुआ, चलो जी उठो, आओ मेरे साथ। हम दोनों दुकान से बाहर आ गए। मालूम हुआ वो मुझे महाराजा के महल की तरफ ही ले जा रहा था। महाराजा का नाम विष्णु ने ठाकुर हरिदास बताया था। यहाँ के लोग मुतअस्सिब नहीं थे। शायद इसकी वजह यही थी कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सभी आबाद थे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई के मकूले पर अमल होता था। चलते चलते मैंने विष्णु को अच्छी तरह खंगाल कर और भी बातें पूछ डाली। मसलन ठाकुर हरिदास की बीवी महारानी का नाम दिल आराम मालूम हुआ था। यह हरिदास की दूसरी बीवी थी, मगर इससे कोई औलाद नहीं थी। शादी को 3 बरस हो चुके थे। ठाकुर हरिदास की पहली बीवी चंपाबाई मर चुकी थी। इसके 2 जवान बेटे और 2 जवान बेटियां थी। एक बड़े बेटे सरपंच दास और एक बड़ी बेटी विष्णु की शादी हो चुकी थी, जबकि मनोज और कौरा अभी गैर शादीशुदा थे। महर कैफ
मैं विष्णु के साथ महाराजा ठाकुर हरिदास के अजीमुशान महल पहुंचा तो उसकी शान शौकत देखकर ही तंग रह गया। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी मुगल दौर में पहुंच चुका हूं, यूं जैसे अलिफ लैला की दास्तां का कोई किरदार हो। बड़े देव हैकल कलानुमा गेट के सामने मौजूद चौबदार और मुहाफिजों ने हमारा रास्ता रोका था, लेकिन जब विष्णु ने उन्हें मेरे बारे में बताया तो एक खिदमतकार के हवाले हमें कर दिया गया और यूं हमें अंदर जाने की इजाजत मिल गई। हमें सबसे पहले एक शाहाना तर्ज के मेहमान खाने में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद ही एक बड़ी सज धज वाली तराज कामत खूबसूरत सी औरत अंदर दाखिल हुई। विष्णु फौरन हाथ बांधे उठ खड़ा हुआ। मैं भी एहतरामन खड़ा हो गया। विष्णु ने तो नहायत मुअद्दबाना अंदाज में हाथ बांधे और अपना चेहरा झुका रखा था, लेकिन मेरी नजरें हसीनो जमील महारानी पर जमी रही थी। मुझे उसकी उम्र का अंदाजा बमुश्किल 25-30 के लगभग हुआ था। रंगत उसकी शहाबी थी, आंखें बड़ी बड़ी और स्याह थीं जिनमें गजब की मकनातीसी कशिश थी। वो बिलाशुबा बेदाग हुस्न की मालिक थी। उसने महारानियों वाला मखसूस घेरदार और जर्क बर्क लिबास जेब तन कर रखा था। खुद भी वो बड़ी बारोब शख्सियत नजर आ रही थी। सेहत भी काबिल रश्क और जिस्म भी उसका तराशीदा हीरे की तरह था। इसके हमरा 4 कनीजें भी थीं। 2 तो उसके दाएं बाएं मुअद्दबाना खड़ी उसके गोया इशारे अप्रू के मुंतजिर थीं, जबकि बाकी 2 कनीजों ने अकब से महारानी का सोने और जवाहरात के तारों से बना हुआ घाघरा थाम रखा था। यही महारानी दिल आराम थी। मैंने हुले से महारानी को सलाम पेश किया। उसने एक उचट सी निगाह मेरे चेहरे पर डाली और फिर वस्त में मौजूद एक संघासन पर बड़े क्रोफर के साथ विराजमान की। तुम डॉक्टर हो? उसकी आवाज में गजब का लोच और नगमगी थी, मगर इस वक्त उसका चेहरा उदासी और मगमूमियत से लबरेज था। जी तो चाहा कि कह दूं मैं शायर हूं, मगर नहीं कह सका। जी महारानी साहिबा, मैं एक डॉक्टर हूं और मुसाफिर भी। एक ऐसा मुसाफिर जो राह में लूट लिया गया और बेस्तरो सामा भी कर दिया गया हो। मैंने अपनी आवाज में दानिस्ता शायरानापन समोने की कोशिश की थी। ताहम मैंने देखा कि मेरे इस बयान पर महारानी का सुंदर सुंदर चेहरा जरा मुस्काया। कुछ भी सही, बहलावा जरूरी था ताकि मुझ पर किसी किस्म का शक न किया जाता, क्योंकि मेरी अपनी हालत अजीब सी हो रही थी। इसीलिए ये सब कहना जरूरी था। यूं मेरा बयान जारी रहा। जब मैंने सुना कि यहाँ के महाराजा ठाकुर हरिदास को कोई लाइलाज बीमारी लाहक हो गई है तो सोचा शायद मेरे ही हाथों खुदा ने उनकी शिफा लिखी हो, इसलिए यहाँ चलाया। आगे आपका जो हुक्म हो। तुम मुसलमान मालूम होते हो? जी हाँ महारानी साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, कहते हुए मैंने फिर उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। इस बार मैंने देखा कि वो बड़े गौर से मेरे चेहरे को तक रही थी। ठीक है, आओ हमारे साथ, बिलाखिर वो बोली, फिर उठ खड़ी हुई। मैं उसके हमरा एक शाहाना तर्ज के आराम से कमरे में आ गया। यहाँ जदीद सहूलतें मौजूद थीं। कमरे में एयर कंडीशन चल रहा था। एक जहाजी साइज और नक्शी साराहाने और पायों वाली खूबसूरत आरामदेह मसहरी पर एक अधेड़ उम्र शख्स लेटा हुआ था। मैंने देखा यहाँ और भी डॉक्टर्स और नर्सें मौजूद थीं, जिन्हें खास तौर पर शायद किसी बड़े शहर से कॉल किया गया था। इन्होंने मुझे देखकर नाक मुंह चढ़ाकर यूं खोरा जैसे दिल ही दिल में इस्तजाया अंदाज में कह रहे हूं, भला ये कल का छोकरा महाराजा का इलाज करेगा। वहां एक मेज पर चंद जरूरी डॉक्टरी आलात रखे हुए थे। मैंने पहले महाराजा हरिदास का बगौर जायजा लिया और तकरीबन आधे घंटे मुआयना करता रहा। मुझे अपने बारे में कोई दावा तो नहीं था, लेकिन मैं भी जगह जगह हॉस्पिटल्स में काम करता और तजर्बा हासिल करता रहा था। इलाज मुआवजे के सिलसिले में मेरा जाती ख्याल है कि सबसे पहले एक डॉक्टर को बीमार का इलाज करने के बजाय बीमारी की दुरुस्त तशखीस पर जोर देना चाहिए। दवा तजवीज़ करना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो तो आप मेडिकल स्टोर जाके भी इनसे पूछ सकते हैं कि भाई खांसी की कोई दवा तो दे दो। वो आपको एक से एक अच्छी खांसी की सिरप थमा देगा, लेकिन वो एक अच्छे डॉक्टर की तरह नहीं जान सकता कि खांसी की नौइयत और किस्म क्या है। लेकिन एक अच्छा मुआलिज तशखीस पर जोर देता है, तभी पुराने से पुराना मर्ज भी पकड़ा जाता है और इसका दुरुस्त इलाज होता है। आजकल अमूमन डॉक्टर्स फौरन दवाई नुस्खा तजवीज़ करने पर जोर सर्फ करते हैं। निस्फ घंटा तसल्ली से और बगौर मुआयना करने के बाद मैंने महाराजा की लाइलाज बीमारी भांप ली थी। उसे बड़ा तेज बुखार चढ़ा हुआ था और पूरा बदन बुखार से तप रहा था। मैं समझ चुका था कि महाराजा हरिदास हाई ग्रेड फीवर में मुब्तला था, जिसकी खास वजह अक्सर अननाउन नामालूम होती है। यह अगरचे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि किसी अंदरूनी बीमारी की एक साइन निशानी थी जो अभी पूरी तरह उभरी नहीं थी, या इंसानी जिस्म के कुदरती मुदाफती निज़ाम ने उसे दबा रखा था। ऐसे में जब तक बगैर दवा के टेम्परेचर डाउन न किया जाए तो कोई दवा कारगर नहीं होती। यहाँ मैंने देखा कि दवाइयों पर जोर था, एक भरमार थी। मैंने महारानी से कहा, महारानी साहिबा, फौरन एक 7 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी बर्फ के सिल का बंदोबस्त किया जाए। महारानी ने इसी वक्त हुक्म सादिर किया।
ऐसे में वहां मौजूद एक डॉक्टर या हकीम ने मेरे करीब आकर सरगोशी में कहा, भाई यहाँ बहुत ऐशो आराम मिलेगा। महाराजा की बीमारी को जितना तूल दोगे इतना ही ऐश की लंबी जिंदगी गुजारोगे और माल भी मिलता रहेगा। मैंने गुस्सीली नजरों से उसकी तरफ देखा और वो मेरे चढ़े हुए तेवर देखकर घबरा गया और फिर दूर हट गया। बहर के फौरन 7 फुट लंबी बर्फ की सिल का बंदोबस्त कर दिया गया। मैंने महाराजा को उठाकर इस बर्फ की सिल पर लिटाने का कहा। अरे भैया क्या गजब करते हो। इसी वक्त एक वेद चीखा, महाराजा को सख्त ताप चढ़ा हुआ है, इस कदर ठंड दोगे तो सरसाम हो जाएगा, निमोनिया भी हो सकता है और दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। मैंने उसे नहायत संजीदगी से कहा, तराजू का अगर एक पलड़ा भरा हो और दूसरा खाली तो कौन सा पलड़ा नीचे को आएगा? जाहिर है भरा हुआ। वेद हैर से बोला, और अगर खाली पलड़ा बराबर करो तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? वेद बोला, बस मैं भी यही कर रहा हूं, मैंने कहा। मेरे हुक्म की तामील करने के लिए महारानी का इशारा काफी था। तेज बुखार में फुनकते हुए बेहोश महाराजा को 4-6 खिदमतकारों ने उठाकर बर्फ के सिल पर लिटा दिया। फिर कोई लगभग 3-4 मिनट बाद मैंने दोबारा महाराजा को बर्फ के सिल से मसहरी पर लिटा दिया। 20 मिनट बाद मैंने फिर यही अमल दोहराया। कमोबेश 4-5 मरतबा यह अमल करवाया। इस दौरान दूसरे मुफ्तखोर डॉक्टर्स और नर्सों ने महारानी को मेरे खिलाफ वर्गलाने की भी कोशिश चाही, मगर वो किसी के बहकावे में नहीं आई। थोड़ी देर बाद महाराजा का दोबारा मुआयना किया। इसका बुखार काफी हद तक उतर चुका था। हाई ग्रेड फीवर के स्टेज से उतरने के बाद मैंने दवा के जरिए इसका इलाज शुरू कर दिया और थोड़ी थोड़ी देर बाद महाराजा को पानी भी पिलाता रहा। थोड़ी देर बाद ही महाराजा को होश आ गया और उसने कुछ खाने को मांगा। पूरे महल में क्या बल्कि सारे इलाके में खुशी की लहर तोड़ गई। महारानी तो जैसे मेरे आगे बिछ गई थी। मेरी इतनी आओ भगत की जाने लगी कि मैं खुद को इस कलानुमा महल ही का फर्द बल्कि महाराजा महसूस करने लगा। बस एक पग सर पर रखने की देर थी। मैंने सबसे पहले महारानी से कहलवा कर सारे डॉक्टर्स और नर्सों को वहां से चलता कर दिया। ये सिर्फ मौज उड़ाने के लिए यहां बसे हुए थे। मुझे डर था कि कहीं ये बुगज में आकर कोई गड़बड़ न कर डाले। ये प्रोफेशनल जेलसी की बात नहीं थी, एक इंसान की जिंदगी का मामला था। महाराजा हरिदास तेजी से सेहतमंद होने लगा। बीमारी ने उसे निचोड़ दिया था, मगर अब वो फिर से सेहतमंद होने लगा था। उसकी उम्र 50 के पेटे में थी और वो इस उम्र में भी पुरवजी और पुरवाकार शख्स था। महाराजा और महारानी मुझसे इस कदर खुश थे कि मेरे आगे बिछे जा रहे थे। दोनों ही नेक नफ्स और फितरतन नर्म मिजाज थे। यही सबब था कि रियासत में पूरी रियाया ही उनसे खुश थी। मुझे शाही मेहमान खाने में रखा गया था। एक रोज महाराजा ने मुझसे कहा, ऐ नौजवान, तुमने हमें जिंदगी दी है। हम समझते हैं कि इसके बदले में तुम्हें हम कोई इनाम नहीं दे सकते। हमें इसका अफसोस है। हम महाराजा होने के बावजूद तुम्हारे इतने बड़े एहसान का बदला उतारने में गरीब हैं। मैंने कहा, महाराजा साहब, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं तो सिर्फ एक जरिया बना हूं। रही बात इनाम की, तो मैंने किसी इनाम के लालच में ये सब नहीं किया है, बल्कि अपने पेशे की लाज रखी है। आफरीन है तुम पर नौजवान, महाराजा हरिदास ने फराग दिली से कहा। हमारा मतलब ये नहीं था कि हम तुम्हें बिल्कुल ही खाली हाथ रखना चाहते हैं। ये महल, ये रियासत, यूं समझो सब तुम्हारी है। हमारी ख्वाहिश है तुम इधर ही रहो हमारे पास। अगर किसी दूसरे शहर में तुम्हारे खानदान के दीगर अफराद रहते हैं तो इन्हें भी हम इधर ही बुला लेते हैं। मेरे लिए अब अपने मिशन के लिए खुला ऑप्शन था। मैं जानता था कि तकदीर ने मुझे पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। मैं चाहता तो वापस पाकिस्तान का रुख कर सकता था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। चुनाचे अब देखना यह था कि आगे बढ़ने के लिए ये मेरी क्या मदद कर सकते थे। ये मुझे महाराजा नहीं बता सकता था, आने वाला वक्त बताता। इसके लिए वक्त और हालात के बहते धारे को देखना था। जल्दबाजी खेल बिगाड़ सकती थी। पांव टिकने की जगह मिल गई थी तो उजलत कैसी। लिहाजा मैंने नहायत ममनून भरे लहजे में महाराजा से मुखातिब होकर कहा, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं महाराजा साहब कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। हकीकत यही है कि हालात ने खुद मुझे भी अपनों से दूर और दरबदर कर रखा है। अपने भी क्या है, चंद एक दोस्त साथी और बस। कौन रिश्ते दुनिया में नहीं रहे। फिर अभी मैं शायद फौरी तौर पर कोई फैसला करने से कासिर हूं। अगर आप चंद दिनों के लिए मुझे अपने मेहमान खाने में जगह अनायत फरमा दें तो आपका मशकूर रहूंगा। मैंने अपनी बात खत्म की थी कि महाराजा ने फौरन कहा, मेहमान खाना क्यों, इस पूरी हवेली और रियासत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। जहां जी चाहे जितने दिन चाहो रहो। कि हम तो यही कहेंगे कि यहां से जाने की जरूरत भी क्या है। हमारे शाही दोस्तों की तरह रहो। हम बहुत दोस्त नवाज हैं। मैं आपका मशकूर हूं राजा साहब। बस अब मैं और कुछ नहीं कह पा रहा। मैंने कहा, वो जहां दीदा था मेरा मतलब समझ गया। मैं आज़ाद था। सर छुपाने को एक मजबूत ठिकाना मिल गया था। न सिर्फ ये बल्कि मुझे यकीन था वक्त पड़ने पर मुझे यहाँ से आगे जाने के लिए जैसी मैं चाहता पूरी पूरी मदद भी मिल सकती थी।
किस्सा मुख्तसर कि मुझे रहने के लिए महल का पूरा एक गोशा दे दिया गया, लेकिन मैंने मेहमान खाने में ही रहने को तरजीह दी थी। एक दिन तसल्ली से गुजरा और इसी रोज मैंने तनहा बैठकर बारीक बीनी से हालात का जायजा लेते हुए सोचा कि मुझे अपने अहम और नेक मकसद के लिए इस सुनहरे मौका से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इन खूनी सौदागरों समेत डॉक्टर रमेश अग्रवाल और शंकर चांकिया की सरकोबी के लिए इससे बेहतर मौका मुझे और कोई मिल नहीं सकता था। उस रोज मैं महाराजा की ख्वाबगाह में उसका मामूल का तिब्बी मुआयना कर रहा था। तवील बीमारी के बाद उसका ब्लड प्रेशर लो रहने लगा था, ताहम उसकी हालत अब पहले से काफी बेहतर थी। इस वक्त महारानी दिल आराम हस्बे साबिक वहीं मौजूद थी। वहां मेरी ख्वाबगाह में मौजूदगी के बावजूद वह हल्के नीले रंग की मुहीन नाइटी में मलबूस थी, जिसके आर पार उसका नरमो नाजुक और मरमरी सा चाहवी बदन झलक दिखा रहा था। मैं अलबत्ता महाराजा हरिदास की तरफ ही मुतवज्जा था, ताहम मुझे महारानी के इस लिबास से कोफ सी हो रही थी। मैंने यह भी महसूस किया था कि मुझे कंद अखियों से देखती भी जाती थी। एक मौका पर मेरी उससे निगाहें चार हुई तो उसके नरम कुदाज होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। तभी मैं एकदम महाराजा हरिदास से मुखातिब होकर बोला, महाराजा साहब, आपसे एक जरूरी बात करना थी। हाँ हाँ जरूर, कहो क्या बात है, महाराजा ने फराख दिलाना मुस्कुराहट से कहा। पहले मैं ये तसल्ली करना चाहूंगा कि इस बात को सिर्फ आप अपने तक की महदूद रख सकते हैं। मैंने उसकी तरफ देख कर कहा। महारानी भी अब मेरी बात ध्यान से सुनने में मगन थी। वो इस दौरान अपने क़यामत खेज तरापा समेत मसहरी पर अपने शौहर के करीब बैठ चुकी थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। तो कोई चिंता किए बगैर मुझसे हर किस्म की राज की बात कर सकते हो, महाराजा हरिदास ने मेरी तरफ देख कर नहायत संजीदगी से कहा। तो मैंने कहना शुरू किया, दर हकीकत में पाकिस्तान का रहने वाला बाशिंदा हूँ। मैं यहाँ एक खास मिशन पर आया हुआ था, लेकिन मेरा मिशन लोगों की भलाई के सिवा और कुछ नहीं। मैंने उन्हें बताया, तुम पाकिस्तानी जासूस तो नहीं हो? मेरी इतनी बात सुनते ही महाराजा हरिदास ने मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा। तो उसकी बात सुनकर मैं घबराने के बजाय पूरी तसल्ली के साथ मुस्कुराते हुए इनकार में सर हिलाने लगा और बोला, बिल्कुल नहीं। देखो बात यह है कि महाराजा दरमियान में बोल पड़ा। इसका लहजा संजीदा था। वो एक जरा तवक्कुफ से दोबारा बोला, आजकल इस मामले पर हुकूमती सतह पर यहाँ की आज़ाद रियासतों पर भी कुछ दबाव है। मैंने ये बात इसीलिए ही पूछी थी कि अगर तुम्हारे सिलसिले में भी कोई ऐसी बात है तो अभी से बता दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपने मोहसन के सिलसिले में हमें कोई दुख उठाना पड़े। उसने पूरे मुस्तहकम लहजे में मुझसे कहा, महाराजा साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं आप पर ऐसी आजमाइश कभी नहीं आने दूंगा। बल्कि मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि आप अगर मेरे नेक मकसद के बारे में जान गए तो खुले दिल से मेरी मदद करने पर भी आमादा हो जाएंगे, वरना मैं आपसे सच ही क्यों बोलता। मैंने कहा, अच्छा ऐसी क्या बात है? महाराजा कदरे हैरानी से बोला। जी हाँ, मैंने कहा और उसे सारी बात नहायत तफसील से बता डाली। दोनों मियाँ बीवी मेरी बात बड़े ध्यान और गौर से सुनते रहे। उनके चेहरों पर हैरत तो इस्तेजाब के तासरात तारी हो गए थे। फिर चंद सानियों की पुरसोच खामोशी के बाद महाराजा का चेहरा फरते जोश से सुर्ख हो गया और वो उसी लहजे में बोला, नौजवान, हमें तुम्हारी बात पर अब मुकम्मल विश्वास हो चुका है। हमारी भारत माता की धरती पर ऐसा घरौना कारोबार एक तवील अरसे से परवरिश पा रहा है। हम तक भी इसकी बाज़गश्त पहुंचती रहती है। तुम एक डॉक्टर हो और एक दर्दमंद दिल रखने वाले अच्छे इंसान भी। तुम्हारा यह नेक मकसद किसी एक मुल्क के मफाद में नहीं, बल्कि सारी कौमों, पूरे आलम इंसानियत की खिदमत के लिए है। तुमने भी वाकई अपने मुकद्दस पेशे की लाज रख ली है। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। वो एक लम्हा रुका, मगर मैं बदस्तूर उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखता रहा और उसके आगे बोलने का मुंतज़िर रहा। अगर यह बात थी तो फिर तुम भारत सरकार से इस काम की बाकायदा इजाजत क्यों नहीं ले लेते? इस तरह तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा और भारत सरकार भी तुमसे खुश होगी। बसूरत दीगर तुम्हारे लिए तो यह मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो हकीकत जाने बगैर तुम्हें सबसे पहले दुश्मन एजेंट ही समझेंगे। यह बात मेरे मफाद में नहीं होगी, हत्ता कि मैं अपनी हुकूमत से भी ऐसी कोई बात कहने की पोजीशन में नहीं हूं। इंसानी अज़ा का गैर कानूनी कारोबार करने वाले ये खूनी सौदागर न सिर्फ बहुत शातिर और होशियार हैं, बल्कि खासी असर और सूख के भी मालिक हैं। मैं यह मिशन खुफिया तरीके से ही निपटाना चाहता हूँ। मेरी बात पर पहली बार करीब बैठी महारानी दिलाराम ने लब कुशाई करते हुए मुझसे कहा, क्या तुम तनहा ये खतरनाक काम कर लोगे? उसके खनकते लहजे में हैरत थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह काम मेरे तनहा ही करने का है महारानी साहिबा, तहम मेरे और दो साथी इस नेक और अहम मिशन में मेरे साथ हैं। ठीक है, अगर हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम भी तुम्हारे इस नेक मकसद में मदद कर सकते हैं। महाराजा ने आखिर में कहा तो मैं बोला, शायद मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। हमें इस नेक मकसद में तुम्हारी मदद करते हुए खुशी होगी, क्योंकि हम खुद भी यही चाहते हैं
कि इंसानी आज़ा का यह घनौना कारोबार करने वाले इन खूनी सौदागरों का खात्मा होना चाहिए जो पूरी इंसानियत के लिए नासूर बने हुए हैं। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ महाराजा साहब, मैंने हानूज पुरतशक्कुर लहजे में कहा। मेरा ख्याल था कि मैंने महाराजा और महारानी को सच बताकर अपने आइंदा के हादसात इत्लाही अमल की राह आसान कर ली थी। अब तकदीर ने जबकि मुझे इस अंदाज में इन बैनुल अक़वामी खूनी सौदागरों का कला कमा करने का मौका दे ही दिया था, तो मुझे इस नादर मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए था। लिहाजा अब देखना यह था कि मैं इनसे क्या और किस किस्म की मदद ले सकता हूँ।